नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स को। तो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इसी से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ चार्ल्स लॉ स्टेट्स। चार्ल्स लॉ जो होता है वो आपका होता है जब आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो जो आपका P होता है, सॉरी V होता है, ये T जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ल्स लॉ में। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर मैं कोई भी कांस्टेंट दे दूं, जैसे T इक्वल टू क्या लिख दूं, के वी लिख दूं, या अगर मैं लिख दूं T अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। या मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं इस तरफ भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि V इक्वल टू मैं लिख दूँ के टी, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही लगाना है, किसी भी तरफ लगा लो। तो V के की वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी V अपॉन टी। और अगर मैं किसी भी वॉल्यूम के, अगर मैं मेरे पास दो सब्सटेंसेज है तो उनके लिए अलग अलग हो जाएगा, तो V1 T1 K1 हो जाएगा और K2 V2 अपॉन T2, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आंसर जो बनेगा चौथा बनेगा। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ गैसेस दैट ओबे द गैस लॉ। जो याद रखना है कि गैस लॉस का जो क्या करते हैं, फॉलो करती हैं। चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, यूनिवर्सल गैस लॉ हो गया, वो आइडल गैसेस कहलाती हैं। बॉयल्स, चार्ल्स एंड द गे लुसाक लॉस डिस्क्राइब द बेसिक बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टू वॉल्यूम्स, प्रेशर एंड द टेम्परेचर। अगर मैं गे लुसाक लॉ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो होता है वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, याद रखना। इसके लिए आपने याद रखना है गे लुसाक लॉ में आपका क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और जो आपका P होता है, मतलब तीन ही चीज़ होंगी, V, P और T। तो गे लुसाक लॉ में आपका वॉल्यूम क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के। तो ये आप याद कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ की जब बात करते हैं उसमें आपका टेम्परेचर क्या होता है, इसमें टेम्परेचर आपका क्या होता है, T कांस्टेंट होता है, और V इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/V। तो यहाँ पे P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, ये आपने याद रखना है। और चार्ल्स लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है जैसे मैंने बताया, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, और V T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये निकल जाता है। तो याद रखना गे लुसाक लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये एक दूसरे के। फिर आपका कौन आता है, चार्ल्स लॉ आता है। चार्ल्स लॉ में आपका T क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। फिर आपका कौन सा होता है, चार्ल्स लॉ आता है, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और V और T एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक जो मशीन्स होती है ना, वो पास्कल लॉ पे क्या करती हैं, आपका उस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। अब पास्कल लॉ जो होता है वो बताता है कि अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड है या बॉडी ऑफ फ्लूइड है, तो अगर उसे प्रेस किया जाता है तो क्या होता है कि इक्वल फोर्सेस इन द ऑल डायरेक्शन क्या लगता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सभी पॉइंट्स पे क्या होता है आपका सेम होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। और प्रेशर का याद रखना फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, F/A होता है। प्रेशर जो होता है वो आपका पर यूनिट एरिया पे लगता है। और सरफेस टेंशन अगर बोला जाएगा, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ये आपका पर यूनिट लेंथ पे आपका लगने वाला फोर्स है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, सरफेस टेंशन आपका F/L होता है, जहाँ पे L लेंथ है, और ये आपका क्या है, P इक्वल टू द F/A, यहाँ पे ये एरिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है द हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की अगर बात करें तो लिखा हुआ है एनी फोर्सेज अप्लाइड टू द कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रहता है सभी पर, इन ऑल द डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, थ्रू आउट द फ्लूइड रिगार्डलेस द शेप ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर देखा जाता है कि जो शेप का कंटेनर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, आपका स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। पर जब प्रेशर डाला जाता है तो जो आपका प्रेशर डलता है वो सारे पॉइंट्स पे क्या लगता है, एक जैसा लगता है, अलग अलग नहीं लगता। अब देखा जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, दो। तो लिखा हुआ था टू टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, एक होता है ओपन लूप हाइड्रोलिक सिस्टम और एक होता है क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम। ओपन लूप की अगर बात करें, व्हेन द एक्यूटेटिंग मशीन इज इडल, इडल मतलब कैसे होती है, निष्क्रिय, देयर विल बी अ फ्लूइड फ्लो। तो वहां पे क्या होता है, फ्लूइड तो फ्लो हो जाता है पर आपका प्रेशर जनरेट नहीं होता। तो ओपन लूप हाइड्रोलिक में आपका क्या होता है, प्रेशर जनरेट नहीं होता। सेकंड जो क्लोज लूप पे आता है वहां पे क्या होता है आपका, when the pump operates there will be a pressure in the fluids। जब पंप को ऑपरेट किया जाता है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, आपका जनरेट हो जाता है। तो दो तरीके के आपके हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं। ओपन लूप में आपका प्रेशर जनरेट नहीं होता, वहाँ पे प्रेशर नहीं होता, और दूसरा जो होता है क्लोज में, वहाँ पे प्रेशर आपका जनरेट होता है।
अच्छा देखिए लिखा हुआ है द मेन एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम आर एज फॉलोज। तो लिखा हुआ इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस हो गई, मशीन टूल इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज हो गई। मोबाइल हाइड्रोलिक्स की बात करें तो मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, टनल बोरिंग इक्विपमेंट्स हो गए। ऑटोमोबाइल्स की अगर बात है इट इज यूज्ड इन द सिस्टम लाइक द ब्रेक्स। अब याद रखना कि जैसे आपके क्या होता है कार ब्रेक्स होते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी आपका हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। शॉक एब्जॉर्बर हो गया, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग देखते हैं वो भी आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आपका इसी पास्कल लॉ पे क्या करता है, पास्कल प्रिंसिपल पे काम करता है। मरीन एप्लीकेशन हो गया, इट मोस्टली कवर द ओशन गोइंग वेसल्स, फिशिंग बोट्स एंड द नेवल इक्विपमेंट। यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखो मैंने कौन सा F1 फोर्स लगाया और यहाँ पे जो एरिया था वो कितना था आपका A था, प्रेशर जनरेट हुआ P। तो प्रेशर हमेशा P ही रहेगा, देख लीजिए प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हो सकता है देखो यहाँ पे एरिया बदल गया और फोर्स भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, पर प्रेशर कभी नहीं बदलेगा। बात समझ में, प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। पास्कल लॉ यही बोलता है। हाइड्रोलिक जो आपके क्या होते हैं पंप्स होते हैं उन्हीं में क्या लगता है आपका पास्कल लॉ लगता है। तो यहाँ पे F1 अपॉन F2 इक्वल टू आपका उल्टा हो जाता है, क्योंकि F अपॉन A होता है ना, तो F A ये दोनों, क्योंकि देखो ये प्रेशर P1 है और प्रेशर P2 की बात करूंगा तो F2 अपॉन A2 जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है सेम होता है। तो ये क्या हो जाता है आपका F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 हो जाता है। तो इसको F2 को कहीं भी ले जा लो, उल्टा कर लेते हैं, चलो जैसे इसको लाना है मुझे तो क्या हो जाएगा, तो F2 के नीचे F1 को ले जाना पड़ेगा, तो F2 अपॉन F1 हो जाएगा और उधर आपका A2 आ जाएगा ऊपर और A1 नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। बस याद रखना कि प्रेशर आपका क्या होता है, सेम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर आर कोरिलेटेड थ्रू। अब देखिए वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मुझे बताइए, जब अब तीन ही चीज़ों की बात कर रहा है, P, V और T की बात कर रहा है, पर इस बार जो आपका कांस्टेंट है वो कौन सा है, T है। T कांस्टेंट कब होता है, बॉयल्स लॉ के केस में। और जब T कांस्टेंट होता है तो क्या होता है आपका, P इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है V से। बताया था मैंने आपको, P क्या दिखाता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है। चार्ल्स के केस में देखेंगे, चार्ल्स लॉ में क्या होता है आपका, चार्ल्स लॉ में मैंने बताया था कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है आपका कौन सा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा निकल के कि आता है कि आपका जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। गे-लुशक लॉ में हमने पढ़ा था कि आपका क्या होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके V के, क्योंकि दो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, गे-लुशक में और चार्ल्स में। बॉयल्स में आपका क्या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन था। तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट निकल जाता है, ठीक है ना। और गैस लॉ कौन फॉलो करते हैं, पूरी तरीके से 100% वो आइडल गैस होती हैं आपकी, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है देखो, बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, P इक्वल टू कांस्टेंट वेयर P is the absolute pressure, V is the volume of the gas. It means if the absolute pressure on a given volume of a gas is increased then the volume of the gas will be decreased, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा और वाइस वर्सा कंडीशन होती है, मतलब अगर वॉल्यूम को बढ़ाओ तो प्रेशर कम हो जाएगा। बाकी देखो लिखो गैसेस दैट ओबे द गैस लॉस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड द यूनिवर्सल गैस लॉ आर कॉल्ड द आइडल गैसेस। Boyle's, Charles and the Gay-Lussac laws describe the basic behavior of the fluids with respective to the volumes, pressure and the temperature। तो याद रखना बहुत आसान है, गे-लुसैक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है और बॉयल्स में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अब याद रखना विस्कोसिटी हमेशा दो चीजों की होती है, एक होती है लिक्विड की और एक होती है आपकी किन की, एयर की, ठीक है ना। एयर क्यों लिख रहा हूं मैं, आपका गैसेस की, क्योंकि एयर में गैसेस में आ जाएगा ना। गैसेस और लिक्विड में आपका क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी एक हिसाब की क्या है, आपकी फ्रैक्शन फोर्स है, क्या आपकी फ्रैक्शन फोर्स, मतलब आपका एक तरीके का कौन सा है, घर्षण बल है। पर घर्षण बल जो लगता है वो सॉलिड्स में लगता है मेनली, तो सॉलिड्स में जो चीज़ फ्रैक्शन फोर्स करता है वही विस्कोसिटी आपका लिक्विड्स में करती है। बस वहाँ पे क्या होता है कि लेयर्स में अंतर पड़ जाता है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर विस्कोसिटी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी अगर विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है ना, विस्कोसिटी बढ़ती है। और टेम्परेचर, विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में आपका मैं बता रहा हूँ, तो टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पर किस केस में, किसके केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, लिक्विड केस में, ठीक है ना। मतलब मैंने उल्टा लिख दिया यार, विस्कोसिटी नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर अगर देखो इंक्रीज करते हैं अगर हम, ठीक है ना, किनका, लिक्विड्स का। टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया किनका, लिक्विड्स का अगर मैंने इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा आपका जो उसकी विस्कोसिटी है,
वो डिक्रीज हो जाएगी। अब विस्कोसिटी क्या होती है कि जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल होता है जो किन के बीच का, जैसे लिक्विड्स के बीच का। लिक्विड्स में क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच के जो क्या होते हैं फोर्सेज होते हैं। जैसे सॉलिड्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, फिर आपका किस में होता है, लिक्विड्स में होता है, फिर गैसेज में होता है। आपने सुना होगा ना, जैसे लिक्विड्स के जो आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से सॉलिड है। फिर जो गैसेज होते हैं उसके कैसे होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं ना लिक्विड के। और फिर गैस की अगर बात करूँ तो उसके बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ऐसे होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ये आपका और ज़्यादा दूर होने लग जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका क्या हो गया, वीक हुआ, विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। फ्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, लेयर्स के बीच का घट जाता है। पर एक चीज़ और याद रखनी है, ये तो केस है किसका, ये केस आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया, विस्कोसिटी कम पड़ जाएगी, किन के केस में, लिक्विड के केस में। पर एक चीज़ और याद रखना है आपने कि अगर यही बात गैसेस फॉर्म में आती है, अगर गैस के लिए, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो हमेशा याद रखना विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये याद रखना है कि लिक्विड के केस में तो क्या होता है आपका वाइस वर्सा, आपका क्या होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज, विस्कोसिटी कम। गैसेस के में सीधा रिलेट करता है, टेम्परेचर बढ़ गया विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घट गया विस्कोसिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो लिखा हुआ है डिक्रीजेज विद डिक्रीज, अच्छा ये देखो, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज, ये तो हो नहीं सकता, मतलब इंक्रीज तो आएगा नहीं, डिक्रीज भी आएगा नहीं, डिक्रीज भी आएगा नहीं। अब क्या आएगा, देखो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बिल्कुल सही है कि डिक्रीज हो जाएगी विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लिक्विड की वेलोसिटी की विस्कोसिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई, तो आंसर बन जाएगा ये, कांस्टेंट नहीं रहता। अच्छा अगर यही चीज मैं किसके केस में बोलता, अगर मैं गैस के केस में बोलता, अगर यहाँ पे वो गैस लिख देता, यहाँ पे क्या गैस लिख देता, तब इसके दो आंसर होते हैं। एक होता आपका पहला वाला, तब ये सही हो जाता है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर। गैस के केस में ये दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आपने याद रखना है। तो देख लिखा हुआ है द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर व्हाइल इट इंक्रीजेज इन द केस ऑफ द गैसेस। समझ में आ गया कि लिक्विड के केसेस में क्या होता है कि आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे आपकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जबकि आपके क्या है गैसेस के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर आपका बढ़ने पर आपकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब लिखा विस्कोसिटी मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस टू द फ्लो। अब रेसिस्टेंस फोर्स है, मतलब क्या है आपका फ्रैक्शन फोर्स है एक तरीके का, विच अराइजेज ड्यू टू द इंटरनल फ्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। This resistance of the fluid motion is like the internal fraction analogous to the friction when a solid moves on a surface. Strong intermolecular forces between the molecules hold them together, and this is the moment of the layers passed on another. अच्छा SI यूनिट्स की बात करूंगा अगर मैं, कभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी है पॉइसले, किसके नाम पे रखा गया, जीन लुइस पॉइसले के नाम पे रखा गया। इसका दूसरा है आपका न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर बनता है किसका, आपका विस्कोसिटी का, या पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। तो ये याद कर लो केवल, पास्कल सेकंड आप याद कर लो। समझ में आ गया, पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है, सेकंड किसका होता है आपका, टाइम का होता है। तो अगर मैं देखूंगा तो डायमेंशनल विस्कोसिटी देखूंगा तो ml-1 t-1 होता है, 1 पॉइस होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर -1 और सेकंड -1, और वो होता है 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1, या पर भी बोल सकते हो, पर मीटर सेकंड भी बोल सकते हो। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू पाई डेल्टा पी r की पावर 40/8 नीटा l, जहाँ पे v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, r रेडियस ऑफ द वेसल्स है, t टाइम है, n कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी है, डेल्टा p आप चेंज ऑफ द प्रेशर है, l आपका वेसल लेंथ है। अच्छा ये देख लीजिए, वाटर की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर, अब देखो वाटर क्या लिक्विड है ना, तो 20 डिग्री, अब उल्टा चलता है, इनमें क्या उल्टा चलता है। वाटर तो क्या लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी कम पड़ जाएगी। तो देख लो टेम्परेचर जब कितना था, 20 डिग्री था, तब इसका जो आपका क्या था, विस्कोसिटी 1 थी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया ये घट गया, 0.3 पे आ गया। देख लो ब्लड का जो होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल जो ह्यूमन टेम्परेचर आपका देखा जाता है, ह्यूमन ब्लड की यहाँ पे बात की जा रही है। और जो ब्लड का क्या होता है, pH वैल्यू होती है, मैंने बताया था 7.4 के आसपास होती है मेनली। और वाटर की जो होती है वो प्योर वाटर की 7 के आसपास होती है, आपका न्यूट्रल होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे 2.7 होता है विस्कोसिटी, मतलब ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, ब्लड गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा, ब्लड गाढ़ा होता है किससे, वाटर के मुकाबले। मैकेनिक अगर मशीन ऑयल की बात करिए और ज़्यादा गाढ़ा होता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे 113 पर, जब 38 डिग्री सेंटीग्रेड पाएंगे तो कम हो जाता है इसका, गर्म करने पे फिर से क्या हो जाएगा आपका,
घट जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ग्लिसरीन भी 20 पे 830 होता है, हनी भी लगभग 200 के आसपास की क्या होती है आपकी विस्कोसिटी होती है। पर जब एयर की बात की जाती है ना तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0.017 था, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया देखो 0.1017। तो याद रखना एयर के केस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और फ्लूइड जो आपका क्या है सॉरी लिक्विड के केसेस में आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करता है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए वाटर का जो ये लो विस्कोसिटी दिखाते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑलिव ऑयल का थोड़ा सा क्या मीडियम विस्कोसिटी और हनी का काफ़ी ज़्यादा आपका हाई विस्कोसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे जैसे ये देख लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गया आपका वीक पड़ गया यहाँ पर। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द पाइपलाइन। अब कौन करेगा, अभी तो बता रहा हूँ विस्कोसिटी कर लेगी। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही पाइपलाइन के थ्रू, तो क्या होगा जितना ज़्यादा गाढ़ा आपका सब्सटेंस होगा उतना वो क्या करेगा लेटली पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो मेन होता है वो आपका विस्कोसिटी होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा यहाँ पे गड़बड़ी मत कर देना, सरफेस टेंशन मत लिख देना। सरफेस टेंशन तब होता है जब आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे आपके जो पाइप होते हैं वो फट क्यों जाते हैं, तो सरफेस टेंशन के कारण फटते हैं। पर यहाँ पे ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, तो अगर मैं बोलूँगा कि ऑयल का क्या आपका पाइप है उसमें से ऑयल निकल रहा है, एक से आपका वाटर निकल रहा है, कौन ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, तो निकलेगा आपका वाटर, क्योंकि ऑयल ज़्यादा क्या है विस्कोसिटी रखता है अपने अंदर। तो ये आपने याद रखना है। अब तो लिखा हुआ वही चीज़ पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है विस्कोसिटी मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल फ्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स ऑफर सम रेसिस्टेंस टू द मोशन, द रेसिस्टेंस टू द फ्लूइड मोशन इज लाइक द internal fraction analogous to the fraction when a solid moves on a surface. Strong intermolecular forces between the molecules hold them together and resist the movement of the layers passed on another. ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसका याद रखना, एसआई यूनिट जरूर याद रखना, पॉइसले होता है। सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो सरफेस टेंशन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि ये क्या होता है F/L होता है पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो आपका फोर्स होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट अलाउ इट टू रेसिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द सरफेस। कोहेसिव जान देना, मैंने दोनों पढ़ा रखे कोहेसिव और एथेसिव। कोहेसिव में तो क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच लगने वाला जो आपका क्या होता है फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, और एथेसिव फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बात समझ में, जैसे आपके सेम मॉलिक्यूल वाटर और वाटर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल सेम होता है। अगर मैं बोलूँगा ऑयल और किसी बात करूँ वाटर की बात करूँगा तो आपका डिफरेंट, तो वो आपका क्या एथेसिव में आ जाता है। ऐसा यूनिट की अगर बात करूँ जूल पर स्क्वायर मीटर भी होता है, वैसे इससे यहाँ से देखेंगे तो न्यूटन मीटर भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जूल में आप डाल सकते हैं क्योंकि जो जूल इकाई होती है किसकी होती है वर्क की होती है, तो वर्क इक्वल टू कितना होता है F/D होता है ना, F/D होता है, और F का देखेंगे न्यूटन और ये देखेंगे मीटर। बात समझ में डब्लू का, और न्यूटन मीटर को क्या लिखा जाता है जूल लिखा जाता है। पर अब मुझे न्यूटन अपॉन मीटर चाहिए, तो मैं नीचे मीटर कर दूंगा और ऊपर क्या हो जाएगा मीटर कर दूंगा। तो अगर नीचे मीटर कर रहा हूँ तो ऊपर क्या करना पड़ेगा मीटर से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जूल, ठीक है ना, जूल क्या लिख सकता हूँ जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जूल हो गया ना F/D, न्यूटन मीटर हो गया। यार यहाँ पे मुझे एक काम करना था, ऐसे नहीं बनाना था, F/D है ना, तो न्यूटन और ये मीटर हो गया और ये जूल हो जाता आपका। और मुझे क्या करना है यहाँ पे जूल ही रखना है ना, जूल ही रखना है, और मुझे फार्मूला बदलना है इस तरीके से, मतलब मुझे नीचे क्या रखना है m रखना है, तो मुझे इंटू करनी पड़ेगी ऊपर मीटर की, ठीक है। मीटर स्क्वायर करूँगा अगर यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर करूँगा अगर दोनों जगह m से इंटू कर लूँ, m से इंटू नहीं करनी, जूल पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, F/L न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, लेंथ क्या होता है मीटर होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो आपका क्या है सरफेस टेंशन है, तो उसका न्यूटन पर मीटर भी लिख सकता हूँ, और ये लिख सकता हूँ न्यूटन को कितना लिखते हैं आपका क्या होता है W = F/D। न्यूटन को कितना लिखा जाए, न्यूटन को लिखा जाता है ये जूल में होता है ना आपका न्यूटन, ठीक है ना। F लिखूँगा तो W/D हो जाएगा, वर्क का होता है ना आपका, ठीक है। तो वर्क है, तो वर्क को अगर मैं लिखूँगा तो जूल लिख दो और D लिख दो मीटर, ठीक है। F की वैल्यू ये हो जाएगी, और ठीक है F की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे रख दिया, हाँ अब ठीक है।
तो एफ की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा जूल पर मीटर रख दूंगा, और ये मीटर है आपका, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा जूल, क्योंकि न्यूटन की जगह कितना लिखता हूँ, ये न्यूटन है, न्यूटन लिखो या जूल पर मीटर लिखो, तो जूल हो जाएगा पर मीटर, और नीचे मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बस सही आ गया। चलो आगे चलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात। मैं इससे पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ, 1 या 2 वीडियो पहले। तो लिखा स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस एक्चुअल में आपका प्रेशर ही है, आपका प्रेशर ही है, वो आपका F/A ही होता है, पर एक कंडीशन होती है इनकी, प्रेशर और स्ट्रेस में एक ही अंतर है। देखो लिखा हुआ बोथ प्रेशर एंड स्ट्रेस आर गिवन बाय द सेम फार्मूला F/A, द SI यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और द पास्कल सेम है, डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2 होता है। पर एक चीज़ याद रखना कि जहाँ प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर के लिए आपका जो क्या होना चाहिए, जो आपका फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए। प्रेशर के लिए हमेशा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जबकि स्ट्रेस में क्या होता है कि थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बस यही अंतर है दोनों में। स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन एक इस आपका क्या है, आपका ये आपका रेशियो होता है, इसलिए ये क्या होता है आपका डायमेंशन लेस होता है। ये आपका रेशियो दिखाता है द चेंज ऑफ द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब देखो डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब ये क्या है, चेंज इन द लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाती है, हट जाती है, और ये डायमेंशन लेस आ जाता है। तो याद रखना स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो क्या दिखाता है आपका रिलेशन दिखाता है, वो कौन दिखाता है, तो मैंने बताया था हुक्स लॉ। कौन दिखाता है, हुक्स लॉ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम इंसेक्ट लाइक द वाटर स्ट्राइडर इज एबल टू वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यू टू। तो ये बताओ किस वजह से चल पाते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से चल पाते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि जैसे मच्छर का लार्वा होता है ना, तो मच्छर का लार्वा क्या होता है कि आपके पानी में पनपता है। तो कई बार बोला जाता है कि पानी के ऊपर थोड़ा सा क्या डाल दो, कैरोसिन ऑयल डाल दो, उससे क्या होता है कि ऊपर की जो, अब देखो ऑयल जो होता है, ऑयल जो होता है उसका डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, किससे, आपके वाटर से। तो एक लेयर बना देता पानी के ऊपर, पानी के ऊपर क्या बना देता है, एक लेयर बना देता है, ऐसे लेयर बना देते। तो लार्वा होते हैं वो क्या होता है कि ऑक्सीजन जा नहीं पाती नीचे की तरफ, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती एटमॉस्फेयर से, तो लार्वा मर जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो सरफेस टेंशन बनेगा। मैं पढ़ लेता हूँ, देख लीजिएगा। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ द विच रिक्वायर्स लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज देयर फ्री सरफेस एरिया इन ए स्पेरिकल सेफ द सरफेस एरिया इज मिनिमम एंड फॉर दिस रीजन द ड्रेन ड्रॉप्स आर द स्पेरिकल। कई बार पूछा जाता है कि जो आपके क्या है पानी की बूंदें हैं वो आपका गोलाकार क्यों होती है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मैंने बताया था फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है, सरफेस एरिया होता है ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सर्फेसेस। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करूँ इज अ फोर्स, अच्छा कैसा फोर्स है आपका, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करूँ तो मैंने 2 तरीके के फोर्स बताए थे आपको, एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती आपको, जरूरत नहीं है, ये बिना बिना कॉन्टैक्ट के आपको क्या कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा। बात समझ में आई। तो नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है। याद रखना मैंने ये बता रखा है कि कैसा फोर्स होता है आपका, ये वीक फोर्स होता है एज कंपेरिजन विद दी आपका न्यूक्लियर फोर्सेस। बात समझ में आ गई, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा आगे लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स विल ओनली एक्ट टू पुल द इंसेक्ट टू द ग्राउंड हेंस इट वॉन्ट हेल्प द इंसेक्ट टू वॉक ऑन द सर्फेस। ये नीचे की तरफ तो खींच सकता है पर चला नहीं सकता सरफेस में, तो ये आपका गलत हो जाता है। लिखा हुआ इंसेक्ट लाइक द वाटर स्ट्राइडर आर एबल टू वॉक ऑन द सर्फेस ड्यू टू द हाई सर्फेस टेंशन ऑफ द वाटर। Water strider use surface tension to their advantage through the highly adapted hydrophobic legs and the distributed weight. Hence, option 2 is the answer. Viscosity is the resistive force. अभी resistive होता है सेम आपका फ्रैक्शन फोर्स के थ्रू between the layers of the liquid. Viscosity is the resistive acting between the layers of the liquid. It won't help the insect of the water. ठीक है। Capillarity मैंने बस समझाई थी, rise in the liquid level against the gravity. Capillarity doesn't help the insect. Capillarity में 2 कनेक्शन पकड़ने आपने, एक वाटर का एक मरकरी का, बस 2 ऑप्शन याद रखने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देख लीजिए आपका जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर अंदर की तरफ बिल्कुल कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। पर ये देख लीजिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ तो जो होता है वाटर होता है ना, तो यहाँ पर तो कौन सा फोर्स लगता है आपका, कोहेसिव फोर्स लगता है, क्योंकि अंदर जो वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल दोनों क्या होंगे आपके, जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर प्लस वाटर होंगे, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अंदर की तरफ आपको कोहेसिव फोर्स लगता है। पर जबकि जो लेयर होती है वहां पर आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ एयर है, ऊपर की तरफ एयर है, नीचे वाटर है, तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो लगता है आपको कौन सा, एडहेसिव फोर्स। 2 अलग अलग आपके एयर के मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ऊपर की तरफ तो लेयर जो बनती है वो कैसे बनती है, यहाँ पर बनती है ऐसे। फोर्स किस तरीके से लगता है, ऐसे लगता है, देखो ऐसे फोर्स ऐसे लगता है सभी जगह ऐसे, जबकि बीच में पूरी तरीके से लग रहा है। तो ये आपने याद रखना है। ये इस तरीके से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। कैपिलरी का अगर मैं बताऊं तो देखो वाटर के लिए क्या होता है कि हमेशा जो आपका शेप बनता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, इस तरीके का बनता है यू शेप, और वहीं मरकरी का उल्टा बनता है। और ये जो लेयर होती है उससे देखो, ये लेयर जो होती है आपकी यहाँ पर उससे हमेशा ऊपर होगा वाटर,
इसमें हमेशा लेयर जो बनती है उससे नीचे होगा। और कैसा बनता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। दोनों कैपिलरी ट्यूब्स में सेम है, ये आपने याद रखना। यहाँ पर जो बीच में लग रहा है वो फोर्स कौन सा लग रहा है, कोहेशन फोर्स लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये जो आपका सरफेस और बीच वाटर के बीच में लग रहा है वो एडहेशन फोर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे, अब देखो अगर वाटर की कंडीशन बोलूँ तो जो आपकी कैपिलरी जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया आप क्या करो घटाओगे, मतलब उसका जो आकार है वो पतला करते जाओगे, वो जो आपका लेवल है किसका, वाटर का, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पे बढ़ गया। सेम उल्टा होता है किसके साथ, आपका मरकरी के साथ। मरकरी में देख लीजिए आप जैसे जैसे उसे पतला करते जाओगे उतना ज़्यादा उसका लेवल क्या होता है, ड्रॉप होने लग जाएगा। ये आपने याद रखना है। बाकी टाइप ऑफ फोर्सेज मैंने बताया, फ्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ड्रैग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मैकेनिक फोर्स, ये सारा पढ़ा दिया। जो फोर्स वाला चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें क्लियर करा रखी हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, इट इज़ ईजियर टू वॉश क्लोथ्स इन द हॉट वाटर बिकॉज हॉट वाटर का जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है, कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है कि जो आपके क्या होते हैं, जो बोल सकते हैं आपका जो पानी होता है ना वो पतला पड़ने लग जाता है। पतला पड़ने लग जाता है तो जो आपका कपड़े होते हैं उसमें जो रेशे होते हैं उनसे आसानी से घुस जाता है पानी अंदर। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, हॉट वाटर या तो हॉट वाटर यूज़ कर लो, या फिर आपने देखा होगा कि जो आपका क्या होता है, वॉशिंग जो आपका डिटर्जेंट होता है, वॉशिंग डिटर्जेंट जो होता है कपड़े धोने का, उसमें जो आइंस होते हैं कौन से आइंस होते हैं, तो उसमें आपके आपके क्या होते हैं, सोडियम आइंस होते हैं, ठीक है ना। और सोडियम आइंस होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि वाटर को क्या करते हैं, वाटर का जो क्या होता है सरफेस टेंशन होता है उसे कम करते हैं, टेंशन को डिक्रीज करते हैं। इससे होता क्या है, ये मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका कैसा है, आपका जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर को किस में बदल सकते हैं, ये सॉफ्ट में बदल सकते हैं। होता क्या है इससे, तो मैं बता देता हूँ। इससे होता क्या है, सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो जो रेसे होंगे किसके, कपड़े के, वहाँ से पानी आसानी से अंदर घुस जाएगा। आसानी से घुस जाएगा तो उसमें जो डर्ट वगैरह उसे आसानी से निकाल देगा। तो होता क्या, दो कंडीशन याद रखनी है कि जो डिटर्जेंट होता है, देखो दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बनेगा कि जो हॉट वाटर होता है वो अच्छे से वॉश करता है या ईजी से वॉश कर लेता है किनको, आपके स्ट्रेन्स को। तो वो क्यों होता है भाई, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम होता है किसका, हॉट वाटर का। दूसरी बात है, पूछता है कि जो डिटर्जेंट है उससे क्लॉथ साफ कैसे होते हैं, तो मैंने बता दिया कि जो वाटर होता है उसको क्या कर देता है, उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। मतलब अगर देखो मैं अगर देहाती भाषा में बोलूँ तो जो सोडियम आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को ना पतला कर देते हैं। पानी को पतला कर देंगे तो क्या होगा कि रेशों से आसानी से घुस जाएगा और आपके क्लॉथ्स बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो देखो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ सरफेस टेंशन इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द लिक्विड एंड द बाउंडिंग सर्फेसेस। यूनिट मैंने बता दिया न्यूटन पर मीटर और डायमेंशन बताया ml-2। सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी दैट अराइजेस ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्टिंग among the molecules of the liquids. Greater are the intermolecular force of the attraction, higher is the surface tension of the लिक्विड। द सरफेस टेंशन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। याद रखना जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। द सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर इज वेरी लेस कंपेयर टू द कोल्ड वाटर एंड दस मेकिंग द वॉशिंग क्लोथ्स इजियर इन द हॉट वाटर। तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ अ लिक्विड डज नॉट वेट ग्लास इट्स एंगल कॉन्टैक्ट। अच्छा देख लीजिए, कोई अगर आपका क्या लिक्विड है वो ग्लास को गीला नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। ये तभी हो सकता है जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल बने, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बन जाए, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि थीटा ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, ये कंडीशन होती है, ये आपने याद रखना है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट एंगल, द कॉन्टैक्ट एंगल इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द लिक्विड टू द वेट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। एडहेसिव फोर्स मैंने बता दिया आपका कैसा होता है, आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगता है। अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स आर कॉल्ड द एडहेसिव फोर्सेज। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो आपका क्या होता है, बल होता है, उसे एडहेसिव फोर्सेज बोला जाता है, जैसे बोला जाता है असंजक बल बोला जाता है हिंदी में। और कोहेसिव फोर्स की बात करूं तो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द कोहेसिव फोर्सेज। अगर देखो लिखा हुआ फॉर द कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री, तो कोहेसिव फोर्सेज आर एंड द एडहेसिव फोर्स आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। अब लिखा होता है एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिखा रहा है तो ये नीचे सॉलिड है, ये आपका क्या लिक्विड है, ये गैस फेज है, और कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि द एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, पहला है क्लीननेस ऑफ द सरफेस, सरफेस कितना ज्यादा साफ है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन द कॉन्टैक्ट, कि कॉन्टैक्ट के टाइम पे जो लिक्विड है सॉलिड का उनका नेचर किस तरीके का है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा मीडियम ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पर देख लेते हो, देखो यहाँ पे लिखा है इफ अ लिक्विड डज नॉट वेट द ग्लास, अगर नहीं करता है, विच मीन्स द इंटरैक्शन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन द इंटरैक्शन बिटवीन द लिक्विड ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है, देखो इंटरैक्शन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरैक्शन फोर्स है वो आपका ज्यादा होगा बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड। मतलब लिक्विड फोर्सेज, मतलब कि वो बात कर रहा है कोहेसिव फोर्स की, क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल्स में लगता है।
कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एडहेसिव फोर्स से आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए अगर कॉन्टैक्ट नहीं बनवाना है। बात समझ में आई? क्योंकि तब पानी पानी को खींच रहा है, और पानी पानी को खींच रहा है तो सॉलिड की तरफ नहीं भेजेगा। जैसे ये गिलास है ना आपका, यहाँ पर पानी है, तो अगर आपका क्या है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा आपका बॉन्ड हो रहा है, बजाय किसके, आपका जो सॉलिड का जो आपका क्या सॉलिड पार्टिकल है, जो आपका वाटर पार्टिकल है उनके मुकाबले। तो ये इस तरफ जाएगा, ना कि इस तरफ जाएगा। किसकी तरफ, आपका किसकी तरफ, सॉलिड की तरफ। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपका क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। बात समझ में आ गई? दिस लीड टू द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट। इससे क्या बनता है कि आपका हमेशा कितना बनेगा, हमेशा ये बनेगा थीटा जो होगा आपकी वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर होगी। तो लिखा हुआ है देखो, आपने कंडीशन याद करनी, पहली कंडीशन थीटा। अब देखो लिखा द एंगल बिटवीन द थीटा एंड 90, अगर होता आपको कौन सा, एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कौन सा एंगल होता है आपका, एक्यूट, जैसे आपका न्यून कोण बोला जाता है। सरफेस वेटेबल हो जाती है, मतलब कैसे हो जाती है आपकी, गीली हो जाती है। हाइड्रोफिलिक कोहेसिव फोर्सेज आर द वीकर देन द, तो यहाँ पर क्या होता है, कोहेसिव फोर्स मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो क्या होता है, कम होता है एडहेसिव फोर्स से। बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर आता है बिटवीन द 90 एंड 180, तो ये होता है ऑब्ट्यूज का केस। ऑब्ट्यूज मतलब होता है आपका जब क्या होता है आपका अधिक कोण होता है, तो यहाँ पे सरफेस वेटेबल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि देखो हाइड्रोफोबिक कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, मतलब यहाँ पर जो आपका क्या होता है कोहेसिव फोर्स होता है वो बड़ा होता है किससे, एडहेसिव फोर्स से, स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्स, एंड ड्रॉप विल रिमेन द ड्रॉप इटसेल्फ। और वो क्या होती है आपकी चिपकती नहीं, ड्रॉप ड्रॉप में रहती है, क्योंकि ड्रॉप जो होगा उसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, बजाय किसके साथ, जो सॉलिड के साथ वो कनेक्ट होगा। अच्छा, फिर होता है कि द एंगल इज क्लोज टू 180, तो अल्ट्रा हाइड्रोफिलिक सरफेस आता है, कंप्लीटली लिक्विडी रेपेलेंट हो जाएगा, लोटस इफेक्ट आ जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा, जितना ज़्यादा 180 के आपके क्या होगा, 180 से ज़्यादा क्या होगा आपका 180 की तरफ जाएगा एंगल, वो उतना ज़्यादा आपका हाइड्रोफिलिक सरफेस बन जाएगी। मतलब वो बिल्कुल भी उसके साथ क्या नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, किसके साथ, आपका सॉलिड के साथ या आपका ग्लास के साथ। 90 डिग्री पे क्या होता है आपका, जैसे बिटवीन वाटर एंड सिल्वर कोहेसिव फोर्सेज एंड एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो ये होता है देखो, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो वो कोहेसन फोर्स होता है, आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो वो आपका एडहेसिव फोर्स होता है। बहुत आसान है कि आपका क्या है, जब मैंने बोला थीटा क्या आपका 90 डिग्री से ऊपर होता है, तो क्या हो जाता है आपका जो कोहेसन फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, एडहेशन फोर्स से, बताया था। कम होता है तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, कम होता है एडहेशन फोर्स। यहाँ पे वेटेबल है, यहाँ पे नॉन वेटेबल है। फिर एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, वहाँ पे वेटेबल हो जाता है क्योंकि दोनों बराबर हो जाते हैं। तीन कंडीशन, 180 पे तो बिल्कुल रेपलेंट करने लग जाता है, लोटस कंडीशन आपके सामने आ जाती है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डिड आर्किमिडीज डिटरमाइन द आफ्टर डिस्कवरिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्योरिटी ऑफ मिल्क तो आपके किसी के दिमाग में आएगा नहीं। प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन द किंग्स क्राउन, डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ द शिप, डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ द सबमरीन। तो अगर देखो आपने आर्किमिडीज की अगर स्टोरी नहीं पढ़ी ना, आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि आर्किमिडीज ने किसके बारे में बताया था कि भाई आपका कोई अगर मान लो वाटर है, तो अगर आप उसमें कोई सब्सटेंस डालते हो तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, उतना आपका वाटर क्या करेगा, अपने वेट के जितना जितना आपका क्या करेगा वेट उसका लेके आएगा, उतना वाटर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये पढ़ते थे। तो ज़्यादातर जिसके दिमाग में आएगा वो शिप से कनेक्ट कर देगा या फिर सबमरीन से कनेक्ट कर देगा, ज़्यादातर वो शिप से कनेक्ट कर देगा, पर ऐसा नहीं था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो डिटरमाइन हुआ, आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल जब निकाला था, ग्रीक फिलोसफर माने जाते हैं आर्किमिडीज। ये लगभग BC के आसपास, BC या AC, मतलब बिल्कुल जब ईसा क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उस टाइम की बात है लगभग लगभग। तो उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के एक राजा थे, ग्रीस के एक राजा थे, तो ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग्स क्राउन हुआ क्या था कि वहाँ के एक राजा थे, तो उन राजा ने क्या किया, एक युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ताजपोशी के लिए एक बोल सकते हैं अपना मुकुट बनाने की कोशिश की, क्राउन बनाने की कोशिश की। तो क्राउन किसको देंगे भाई, क्राउन किसका बनाना चाहते थे, गोल्ड का। और गोल्ड का बनाना चाहते तो किसको दिया, गोल्ड स्मिथ को दिया कि भाई तुम मेरे लिए क्या बनाओ, क्राउन बनाओ। उसके लिए किंग ने क्या किया कि गोल्ड स्मिथ को क्या दिए, उसके बदले जो आपके गोल्ड कॉइन्स दिए, और बोला कि आप इनसे बनाओ। अब गोल्ड कॉइन से स्मिथ ने क्या कर दिया, गोल्ड स्मिथ ने क्या कर दिया, आप क्राउन बना दिया किंग्स का। अब किंग्स को ये थोड़ा डाउट था कि जो क्राउन बना है गोल्ड कॉइन से वो आपका प्योर है कि नहीं है, प्योर है कि इम्प्योर है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी मिला रखेंगे। वैसे याद रखना कभी भी प्योर गोल्ड तो होता नहीं है, इम्प्योरिटी मिलानी बहुत जरूरी होती है अगर कुछ भी चीज़ बनाने उसे, अगर नहीं तो क्या होता है आपका काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, डक्टाइल आपका होता है, ठीक है ना, ये मुड़ मार जाता है काफ़ी ज़्यादा जो आपका सोना होता है। तो इम्प्योरिटी मिलाई कि नहीं मिलाई, तो वो देखते हैं कि यार वहाँ पर उस शहर में जो सबसे बोल सकते हैं विद्वान आदमी था वो आर्किमिडीज थे। तो आर्किमिडीज को एक काम दिया जाता है कि आप बताओ आपने क्राउन के साथ क्या करना है, जो आपका क्या ताज है उसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी, आपने ये बताना है कि ये प्योर है कि नहीं है, ये गोल्ड कॉइन जो मैंने दिए थे उसी से बना हुआ है कि इसके साथ इम्प्योरिटीज़ मिलाई हैं। तो आर्किमिडीज क्या थे, एक बार नहा रहे थे तो उन्होंने देखा जैसे वो बाथ टब में गए तो बाथ टब से पानी छलक के बाहर आ गया।
तो उन्होंने देखा जितना उन्होंने क्या किया, जितना जितना बोल सकते हैं वेट अंदर की तरफ गया, जिसने डिस्प्लेस किया, देखो जितना वेट डिस्प्लेस्ड होता है, मान लो यहाँ पे दिखा दो, पहले मैं दिखाई देता हूँ नहीं तो आपने कंफ्यूज होना। ये देख लो इस वाली फोटो को देखो, ये आपका 6 kg। कई लोग समझते हैं जितना वेट अंदर गया उतना ही बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 kg का आपका वाट है वो अंदर जा रखा है, पर जो आपका अब आपको उसका जो वेट दिखा रहा है पानी के अंदर वो कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 4 kg। समझ में आया। 6 kg का था आपका किस में, बाय एयर, इन एयर था, और आपका जैसे पानी में डाला, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ हमेशा क्या करता है, एक उत्प्लावक बल काम करता है, बॉइंट फोर्स काम करता है। बात समझ में। बॉइंट फोर्स क्या करेगा, उसे बाहर की तरफ धकेलेगा। उससे क्या होता है कि आपने कभी भी देखा होगा कि पानी के अंदर कोई भी चीज़ क्या होती है, थोड़ा हल्की महसूस होती है। तो वही इसके साथ है। 6 kg का वाट आपको अब कितने का दिख रहा है, 4 kg का दिख रहा है। मतलब जो आपका वेट डिस्प्लेस्ड हुआ वो कितना kg हुआ, 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 4 घटा दो तो 2 kg आपका क्या हो गया, वेट डिस्प्लेस्ड हुआ बाय बॉइंट फोर्स। तो वो जो पानी डिस्प्लेस्ड हुआ वो कितना आ जाएगा, 2 kg का आ जाएगा। बस यही समझाना था आपको। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है। तो देखते हैं जितना डिस्प्लेस्ड हो गया, तो उन्होंने इससे पकड़ा कि जो आपकी क्या होती है, आपका जो बोल सकते हैं डेंसिटी होती है, डेंसिटी से पता लगेगा भाई। अब तो डेंसिटी इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब एक चीज़ से गोल्ड, इसमें तो इतना बेवकूफ़ तो रहा नहीं होगा कि उसने मास क्या कर दिया होगा, चेंज कर दिया होगा। भाई जितना गोल्ड कॉइन मिला होगा, मान लो उसने 50 kg का गोल्ड कॉइन लिया, तो तो क्या बोलते हैं, उसने क्राउन भी 50 kg का बनाया होगा। तो यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। चलेगा पता तो किससे, वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, अलग अलग होता है। गोल्ड का अलग होगा, उसमें इंप्योरिटीज जो मिलाई उसका अलग होगा। तो उन्होंने क्या किया कि डेंसिटी को नापा। किसको नापा, डेंसिटी को नापा। तो जब डेंसिटी को नापा, जो क्राउन था ना, क्राउन जैसे एक क्राउन है और यहाँ पे ये क्या कॉइन है, जितना भी कॉइन दिया था, तो उन्होंने देखा जितना कॉइन मैंने दिया था उतना ही कॉइन लेके आए, पानी में डुबाया तो ये जल्दी डूब गया, और ये लेटली डूबा। इससे ये पता लगा ये जल्दी डूब गया, तो मतलब क्या था, इसका वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा था। डेंसिटी क्या थी आपकी, कम थी, ठीक है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो जब ये देखा गया कि ये जल्दी डूब रहा है, तो ये पता लग गया था कि इम्प्योरिटीज इसमें ज़्यादा है। इस तरीके से उन्होंने पकड़ लिया था। हालांकि जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है, किस में लगता है, आपका डिज़ाइन में लगता है, किसके शिप के ऊपर। गलत गड़बड़ मत कर देना। स्टोरी ये बोलती है कि जो आर्किमिडीज के दिमाग में आया था, ठीक है ना, बोलते हैं कि जब वो पानी के टब में नहा रहे थे, जितना पानी बाहर आया, तो उनके दिमाग में जब ये आइडिया आया तो वो यूरेका यूरेका चिल्लाए थे। यूरेका यूरेका मतलब मैंने ढूंढ लिया, सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। और बताते कि नंगे दौड़ गए थे पूरे, के बोलते हैं बाजार की तरफ, इस तरीके से बोला था। इतना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि दिमाग में उनके ये चीज़ आ गई थी कि उन्होंने बाकी चीज़ें देखी नहीं कि वो नंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो पड़ी हुई है, हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ पहले। इट स्टेट दैट द बॉडी व्हेन द होली और पार्शली इमर्स्ड इन द लिक्विड एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड थ्रस्ट, जैसे आपका क्या बोलते हैं, आपका बॉइंट फोर्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। Archimedes principle is also known as the principle physical law of the buoyancy. Purity of the gold in the king's crown. Archimedes determined after the discovering the Archimedes principle. Hydrometer ships and the submarine works on the Archimedes principle. A ship boats float on the basis of the Archimedes principle. ये सब जानते हैं। तो ये देख लीजिए, ये buoyant force है आपका। तो ये पॉजिटिवली buoyant force है। पॉजिटिवली मतलब कि buoyant force आपका ज़्यादा है, क्योंकि उसने पूरी तरीके से जो आपका क्या ये बॉल है उसको ऊपर पानी की तरफ पूरा निकाल दिया, लगभग 90% बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से पता लग जाएगा जो आपका वेट है वो बॉइंट फोर्स से क्या कम है, बॉइंट फोर्स आपका ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका पार्शली सबमर्ज्ड है, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे लगभग बराबर है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिवली है। पॉजिटिवली का मतलब जब तक वो ऊपर की सतह में उसे रख रहा है। नेगेटिवली हो जाएगा वो जब आपको पूरी तरीके से सबमर्ज हो गई। यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से। जैसे यहाँ पर कॉर्क थी, तो कॉर्क काफ़ी हल्की होती है, मैंने बताया था ना। कॉर्क जो आपकी क्या होती है, वुड की कॉर्क होती है, कौन सी सेल की बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा। ये मैं बता चुका हूँ बायोलॉजी में, स्क्लेरेंकाइमा बनी होती है। कौन सा आपका बोल सकते हैं उसमें पाए जाते हैं पिगमेंट, जैसे सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, उसके अलावा कौन सा होता है, लिग्निन होता है उसके अंदर। कैसे होती है, हार्ड होती है, डेड सेल्स होती है स्क्लेरेंकाइमा। उसके अलावा वुड की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। आयरन में क्या पूरी तरह सबमर्ज्ड हो गया तो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। वाटरमेलन की बात करेंगे वो भी आपका पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गया लगभग, तो वो भी आपका क्या न्यूट्रली पॉइंट। न्यूट्रली मतलब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड टू। तो ये वेंचुरीमीटर, ऑरिफाइज मीटर और पिटोट्यूब मीटर तीनों के लिए लगता है। मैं तीनों को बता दूं, एक ही जैसा काम है, ठीक है ना। वाटर को जो आपका क्या होता है, वाटर की जो आपकी क्या होती है, डेंसिटी होती है, फ्लूइड जो होता है उसको चेक करना। तो यहाँ लिखा बर्नौली प्रिंसिपल फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन ट्यूब, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड। This means that it steady flow the sum of all the forms of the mechanical energy is the fluid along a streamline is the same at the all points. समझ में आया, कुछ नहीं आया ना,
कोई बात नहीं, अभी समझा दूंगा बाय पिक्चर, इस पिक्चर से ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। फ्रॉम अबव इट्स क्लियर दैट द बर्नौली इक्वेशन स्टेट द समेशन ऑफ द प्रेशर हेड, kinetic head and the datum potential head in the constant force they study incompressible rotational and non-viscous flow. In other words, an increase in the speed of the fluid occurs simultaneously with the decrease in the pressure or a decrease in the fluid potential energy. The total energy in the flowing system remains constant until an external force is applied. So Bernoulli equation refers to the conservation of the energy. बिल्कुल सही है, कई बार पूछा जाता है कौन सा आपका इक्वेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करती है, फॉलो करती है, जितनी आई उतनी गई, ठीक है ना। ये तो होता है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ वो क्या करता है आपका एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में आपका चेंज होता है, आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट होती है टोटल एनर्जी जो होती है। और मैकेनिकल एनर्जी होती है क्या, मैकेनिकल एनर्जी आपका सम होता है भाई किसका, आपका जो बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का और आपका जो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऑल ऑफ द एबव आर द मेजर डिवाइजिंग द वेंचुरी मीटर्स और 5 मीटर द पेटाइट ट्यूब मीटर, ये बर्नौली थ्योरम पे आपका क्या करते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए ये पिक्चर है, तो एनर्जी जितनी, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर, ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या लग रहा है P1 है और फ्लो ऑफ वेलोसिटी कितनी V1 है। यहाँ पर क्या कर दिया उसने, एरिया को क्या कर दिया, यहाँ पर एरिया कम हो गया, ये आपका एरिया 1 है, यहाँ पे एरिया कितना आपका, यहाँ पे A2 लिख दूँ ना, A1 ये A1 लिख दूँ, यहाँ पे A2 लिख दूँ, A2 एरिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे A2 आपका एरिया क्या कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है एनर्जी पर यूनिट बिफोर वॉल्यूम बिफोर, जितना आपका एनर्जी थी पर यूनिट वॉल्यूम था वो जितना पहले था लास्ट में भी उतना ही रहेगा, देखो लिखा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपने समझनी है कि आपको पहली कंडीशन की दिख रही है कि A1 क्या A2 से ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। देखो A1 का जो एरिया A1 है वो A2 से ज़्यादा है। दूसरी बात, अब मुझे बताओ वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगी, वेलोसिटी होगी ज़्यादा जहाँ पर वॉल्यूम आपका कम होता है, जहाँ पे आप जहाँ पे आपका एरिया कम होगा। आपने देखा होगा ना पाइप, आपने पाइप देखा होगा, जब वो पानी आता है तो हम क्या करते हैं वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, उसका जो क्या होता है पाइप का जो क्या होता है बोल सकते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए, वाटर की जो आपका लिक्विड होता है फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आगे से ऐसे दबा देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एरिया को कम कर दिया। तो जैसे एरिया को कम किया, देखो लिखा हुआ है A1 इज ग्रेटर देन A2, पर उल्टा होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी V2 जो होगी वो V1 से ज़्यादा होगी। तो देखो लिखा V2 इज ग्रेटर देन V1, पर जो आपका प्रेशर होता है उल्टा होता है, मतलब प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा यहाँ पर होगा, प्रेशर क्या होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है और प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई कि आपका, क्योंकि देखो एरिया का जो आपका चलता है ना प्रेशर, यहाँ पे देखो लिखा P1 इज ग्रेटर देन P2, यहाँ पे लिखा इंक्रीज फ्लूइड स्पीड, जैसे आप फ्लूइड स्पीड को क्या करते हो इंक्रीज करते हो, आपका इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब स्पीड और प्रेशर के बीच का जो आपका क्या है, आपका रिलेशन है वो कैसा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब होता क्या है कि आपका P1 क्या, ये प्रेशर है, ये हाफ रो V1 स्क्वायर की आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पानी के अंदर का है, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं आता, क्या आता है रो आता है, जो किसको दिखाता है आपका डेंसिटी को दिखाता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी कितनी, हाफ mv स्क्वायर होती है, पर यहाँ पे एम की जगह क्या जाएगा, रो हो जाएगा। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, mgh होती है। तो मैंने फिर बता दिया एम की जगह कितना रो आ जाएगा। तो क्या होता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी पूरी बन जाती है। ये क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले में देख लीजिए, ये क्या होती है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मतलब इस वाले के लिए भी कांस्टेंट होगा, जितना यहाँ पे लग रहा है, तो इसका टोटल सम जितना करेंगे आपका वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा, ठीक है ना। इस वाले बोल सकते हैं, इस वाले जो पॉइंट का इस वाले पॉइंट के बराबर ही होगा। हर जगह में क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। जहाँ पे रो क्या है, फ्लूइड डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पी क्या आपका प्रेशर ऑफ द एट एलिवेशन है, वी क्या वेलोसिटी एट द एलिवेशन है, और एच क्या हाइट ऑफ द एलिवेशन है, मतलब ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, तो ये बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 स्क्वायर। तो द ऑफन कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ द बर्नौली इक्वेशन ऑफ द बर्नौली इफेक्ट इज द रिडक्शन इन द प्रेशर विच occurs when the fluid speed is increased। याद रखना कि बर्नौली थ्योरम में क्या होता है कि जैसे आप फ्लूइड स्पीड बढ़ा देते हो तो आपका प्रेशर में क्या देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उसने कुछ नहीं कर रखा है। यहाँ पे क्या कर रखा है कि जैसे हमने पढ़ा था ना, P1 प्लस हाफ रो H1, ठीक है ना, mv स्क्वायर होता है ना, mv स्क्वायर, हाँ रो H1 थोड़ी V स्क्वायर, रो V स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो m की जगह क्या था, रो, और ये GH आ जाएगा। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो रो को अगर मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो रो तो यहाँ है नहीं, तो मैं रो के इंटू कर लेता हूँ ऊपर, रो के नीचे कर लेता हूँ। रो कॉमन आ जाएगा, तो रो कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा P1 अपॉन रो, फिर बचेगा हाफ, यहाँ से रो कॉमन आ जाएगा V, और यहाँ से GH बच जाएगा,
उधर उधर की तरफ यही सेम होना है, रो कॉमन आ जाएगा, रो से रो कट जाएगा, ये आपका क्या जाएगा पी अपन रो प्लस जी एच प्लस हाफ ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो वही चीज़ आपने याद रखना, यानी कि यहाँ पे कौन फॉलो करता है, आपका कंजर्वेशन जो होता है आपका एनर्जी का वो फॉलो होता है। अच्छा, बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड एक चीज़ है कि आपका जब प्लेन ऊपर उठता है, ये चीज़ मैंने आपका तभी बताया था कि थ्रस्ट क्या करता है, ऊपर की तरफ उठाता है, ड्रैग उसे पीछे की तरफ खींचता है। जैसे ये आपका प्लेन है ना, ये मान लीजिए आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, तो प्लेन इस तरीके से, तो प्लेन अगर आगे की तरफ जा रहा है तो उसे थ्रस्ट आगे की तरफ ले जाता है। ठीक पीछे कौन सा लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है। ऊपर की तरफ कौन सा लगता है, तो ऊपर की तरफ वो क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है। और नीचे की तरफ उसके क्या करेगी काम, एयर रेसिस्टिविटी काम करती है, बताया था मैंने, एयर रेसिस्टिविटी काम करती है। अच्छा, काम क्या करता है, ये ऊपर कैसे उठेगा, जब ऊपर आने वाली जो हवा होगी ना, ऊपर आने वाली हवा वो ज़्यादा होगी बजाय नीचे वाले के, तो ऊपर उठ जाएगा। जैसे एक हम नहीं करते थे एक्सपीरियंस, बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते थे, सॉरी, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था। एक जैसे मान लो कि एक क्या होता था, पन्ना होता था, तो जब हम उसे फूंक मारते थे ना ऊपर से, जैसे ये पन्ना है, ये नीचे वाला पन्ना देखना इस तरीके से ना, ये पन्ना इस तरीके से, तो जो फूंक मारते तो हमें ऐसा लगता था फूंक मारेंगे तो ये नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे फूंक मार रहे हैं तो यहाँ पर एयर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, और नीचे की एयर क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे एयर ऊपर की ज़्यादा हो जाएगी वो पेज ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आई बात समझ में, लिखा हो ना, देखो ये ओरिजिनल पोजीशन है, हमने हवा मारी और हवा जैसे मारी तो ये पेज ऊपर की तरफ उठ गया। मतलब सेम प्रिंसिपल आपका किस में काम करता है, प्लेन के लिए भी काम करता है। जब यहाँ से एयर जाती है तो एयर अगर जैसे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, आपकी हैवी आएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कम पड़ जाएगी, और नीचे कम पड़ जाएगी तो चीज़ ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। तो ये था आपका लेक्चर आज का। होप कि आपको आर्किमिडीज, बर्नौली प्रिंसिपल, आपका विस्कोसिटी, आपका जो क्या है सरफेस टेंशन है, ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप और कॉन्सेप्ट एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। अगर फिर भी मिस होती है तो टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा। फेसबुक पे नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे पेज को लाइक करना होगा। उसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।